और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आज हिंद के शौर्य की तस्वीरों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के साथ मिलने के लिए पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत को बैटल ग्रुप के तौर पर अरब सागर में तैनात किया गया था। आईएनएस विक्रांत समंदर में हिंदुस्तान की शक्ति का प्रमाण है, जो लहरों पर इसकी धमक से देश के दुश्मन भी काफी घबराते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आईएनएस विक्रांत ने बेहद अहम भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन के तहत नौसेना की फॉरवर्ड तैनाती थी और ये पाकिस्तान को सीधा संदेश था कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई गलती की तो उसके युद्धपोत के साथ समंदर से सटे तमाम पाकिस्तानी इलाके भारतीय नौसेना के निशाने पर आ जाएंगे। आईएनएस विक्रांत की ताकत से पाकिस्तान भी बखूबी वाकिफ है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर चलता है। ऐसे में अगर दुश्मन देश कोई साजिश रचता है तो ये फाइटर जेट पलक झपकते हर साजिश को नाकाम करने का दम रखते हैं। आईएनएस विक्रांत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समुद्री इलाकों में हिंद के ताकतवर पहरेदार के तौर पर तैनात रहा। और चलिए इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ बोल रहे हैं, वही सुनते हैं। लेकिन उनके अंदर उत्साह और जोश की कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दी। यही आपकी ताकत, यही इंडियन नेवी की ताकत है और आपकी इसी ताकत को पूरे देश को पक्का भरोसा है। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेज ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस, डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से भी लड़े जाते हैं। और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। साथियों, इंडियन नेवी आज सिर्फ हिंद महासागर की प्रहरी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुकी है, स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी है, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाती है और सत्य को यह चेतावनी देती है। भारत अब केवल रीजनल पावर नहीं है, भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी के साथ भारत अग्रसर हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी, उसकी मारक क्षमता और आप जैसे रणबार बाकुरों की अडिग निष्ठा, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां से कोई भी चुनौती हमारे सामने छोटी नजर आ रही है। साथियों, आपका जीवन अनुशासन, समर्पण और इस दोनों के साथ साथ बलिदान की भी मिसाल है। जब देश चैन की नींद सोता है, तब आप समुद्र के सीने पर तैनात रहते हैं। आप न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न मौसम देखते हैं, न आप परिस्थिति देखते हैं। भारत को आप सबके ऊपर गर्व है और आप, मुझे पूरा भरोसा है, चाहे हालात कैसे भी हों, आप हर समय उस चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। ठीक उसी तरह मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी आप सभी को मजबूत बनाने और आपके वेलफेयर के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और आपके सभी परिवार सदस्यों के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना।
तो आईएनएस विक्रांत की खासियत के बारे में बोलते हुए सुना अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही कहा कि इस ऑपरेशन की खासियत देखिए ये रही कि तीनों सेनाओं ने बेहतर तालमेल दिखाया, उनमें एक बेहतर कॉपरेशन नजर आया, एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें हम सब ने देखा है। इसी वजह से देशवासी आज महसूस कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुश्मन ने एक बार फिर से हिमाकत करने की कोशिश की तो दुश्मन के दांत एक बार फिर से खट्टे कर दिए जाएंगे, ये कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और ऑपरेशन सिंदूर में आईएनएस विक्रांत की भूमिका को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाहिर किया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ उत्तरी अरब सागर में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया था और इस ग्रुप का नेतृत्व आईएनएस विक्रांत ने किया, जिसमें 8 से 10 वॉरशिप्स जैसे डिस्ट्रॉयर और स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शामिल थे। तो इस तैनाती ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि वह तनाव बढ़ाता है तो भारतीय नौसेना न केवल उसके युद्धपोतों बल्कि जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना देगा। पुणे के खड़कवासला में आज एनडीए की पासिंग आउट परेड में 300 से ज्यादा कैडेट्स को सेना में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ। बिल्कुल, और एनडीए की इस 148वीं पासिंग आउट परेड को महिला कैडेट्स ने ऐतिहासिक बना दिया। पहली बार 17 महिला कैडेट्स इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनी और ये महिला सैन्य अधिकारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होकर देश की सरहदों की हिफाजत में अपना अहम योगदान देंगे। देखिए, ये मौका इन युवा कैडेट्स के परिवारों के लिए भी बेहद गौरव का पल था। परेड में कैडेट्स के माता पिता और सेना के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने परेड की सलामी भी ली। साल 1932 में प्रकाशित अपनी कालजयी रचना यशोधरा में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। मैथिली शरण गुप्त की ये कालातीत कृति अपनी रचना के 93 साल बाद पुणे के खड़कवासला स्थित एनडीए परिसर में 30 मई को नारी तू नारायणी के रूप में जीवंत उठी। ये दिन भारत के इतिहास में नारी शक्ति की नुमाइश के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हैं। ये सभी 17 नारी शक्तियां इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल होकर भारत की तीनों सेनाओं को गौरवान्वित करेंगी। मैं डीसीसी श्रुति दक्ष, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अभी नोएडा में रह रही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी नोएडा से हुई है और वहाँ पे मैंने 99% सिक्योर किया था क्लास 12th में। पापा भी एक्स एनडीए हंटर स्क्वाड के 86 कोर्स के, तो मेरा प्रिविलेज था कि मैं भी उनकी स्क्वाड ज्वाइन कर सकूँ। ट्रेनिंग इनिशियली थोड़ी सी टफ थी क्योंकि टाइम लगता है अकोमोडेट होने में सबके लिए, जाहिर सी बात है। धीरे धीरे हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे उस्ताद थे, उन सब ने हमारी हेल्प की थी और हमारे कोर्समेट्स हर पल हमारे साथ थे, तो ट्रेनिंग संभव हुआ। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने इस परेड की सलामी ली। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि ये महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे प्रोफेशनल तरीके से ऐसे परेड कर रही थीं कि पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन पुरुष और कौन महिला। Female cadets have passed out, and I'm sure when you looked at the parade, you didn't find where they were. They were part and parcel of
the entire lot of cadets who were there. And that is a difference which is worth noting. आपको बता दें कि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में शामिल होने के लिए अनुमति दी थी, जिसके बाद से 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ था। काबिले गौर है कि 2022 से अब तक कुल 126 महिलाएं एनडीए में शामिल हो चुकी हैं, जिनमें से 17 पास आउट हुई हैं, जबकि बाकी पूरे जोशो खरोश के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। साफ है कि एनडीए का ये बैच नारी शक्ति की ट्रेनिंग का अंत नहीं, बल्कि नई संभावनाओं का आगाज है। महिलाओं की बढ़ती ताकत का सुनहरा सच ये है कि आज ये फाइटर जेट्स उड़ाने और समंदर में सैन्य जहाजों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही स्पेशल ऑपरेशन में शामिल होकर दुश्मन को सबक सिखाने तक का जौहर दिखा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन का जो हाल किया वो पूरी दुनिया के सामने है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के साथ साथ स्वदेशी तकनीक से बने घातक हथियारों और ड्रोन्स की भी धमक सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सुनाई दी, जिसकी चर्चा दुनिया भर में की जा रही है। और अब इस ऑपरेशन की झलक झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में भी नजर आई, जहां थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। देखिए खास रिपोर्ट। सटीक निशाना और अचूक वार, दुश्मन पर घातक हमले का प्रमाण। आसमान में हिंदुस्तान की ताकत की पहचान। ये वही स्वदेशी तकनीक से बने ड्रोन्स और हथियार हैं जिनकी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया में हुई। सटीक निशाना और टारगेट को ध्वस्त करने वाली इन स्वदेशी ड्रोन्स की ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मान चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पहली बार बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वदेशी तकनीक से विकसित मानव रहित विमान प्रणाली UAS और कॉमिकेज ड्रोन की प्रदर्शनी को देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान और POK में मौजूद उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय सेना ने किसी ऑपरेशन में आत्मघाती लोइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया था। इसे सुसाइड या कॉमिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद लोइटरिंग म्यूनिशंस को सेना ने अपने बेड़े में शामिल किया था। ये एक खास तरह के ड्रोन्स हैं जो पहले आसमान से इलाके की निगरानी करते हैं, फिर नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हैं, और ये ड्रोन पहाड़ी और जंगली इलाकों में भी टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना के वार के आगे पाकिस्तान ने महज कुछ घंटों में ही घुटने टेक दिए थे। युद्ध के मैदान में इन हथियारों की ताकत के आगे दुश्मन के हौसले पस्त हो गए, और अब बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में एक एक कर भारतीय सेना के सशक्त हथियारों और ड्रोन्स की प्रदर्शनी की गई, जिसकी ताकत और मारक क्षमता दुश्मन को पल भर में मिट्टी में मिलाने में सक्षम है। इन आधुनिक हथियारों को सेना की मारक क्षमता बढ़ाने और टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए विकसित किया गया है। दुश्मन चाहे जंगल में छिपा हो या पहाड़ों में, ये ड्रोन दुश्मनों को ढूंढ कर नेस्तनाबूद करना जानता है। इसके आधुनिक रडार सैकड़ों फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हरकतों पर नजर रखते हैं। टारगेट का पता चलते ही ये बिना वक्त गंवाए फौरन अपने लक्ष्य पर हमला कर देता है, और इसके वार से बचना नामुमकिन होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन ड्रोन की ताकत और मारक क्षमता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अपनी इन्हीं खूबियों के दम पर यह ड्रोन रक्षा में आत्मनिर्भर बन चुके हिंदुस्तान की मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
और अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। दरअसल 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में आस्था के इस मार्ग पर चलने वाले तीर्थयात्रियों को 42,000 जवानों का सुरक्षा कवच मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर में हैं और कल अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद बनाने का निर्देश भी दिया गया। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा कवच तैयार है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पूरे अमरनाथ ट्रैक को अभेद्य बनाने की पुख्ता तैयारी की जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले ली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुरुवार को अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू के राजभवन में गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव, डीजीपी, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किया। पहलगाम हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा तैयारी आतंकी हमले के बाद पैदा हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। अमरनाथ यात्रा भयमुक्त और पूरी तरह सुरक्षित हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। अमरनाथ यात्रा के लिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की 580 कंपनियों की तैनाती की जा रही है, जिसमें 42,000 जवान और अधिकारी शामिल होंगे। इनमें सीआरपीएफ की 219 कंपनियां, बीएसएफ की 143 कंपनियां, एसएसबी की 97 कंपनियां, आईटीबीपी की 62 कंपनियां और सीआईएसएफ की 60 कंपनियां शामिल हैं। हर एक कंपनी में 70 से 75 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इन सभी सुरक्षा कर्मियों को अमरनाथ यात्रा रूट पर तैनात किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए सब तरह की तैयारियों में अब तेजी आ गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और यही कारण है कि 560 अधिक जो है सुरक्षा बलों की कंपनियां जो हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर के कई इलाकों में जहां जहां से भी अमरनाथ यात्रियों का गुजरना है वहां पर उनकी तैनाती होगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में जहां एक तरफ बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, वहीं पहली बार एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल जो है उनके जवानों की भी तैनाती अमरनाथ यात्रा में की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं और अगर बात की जाए गुरुवार को ही उन्होंने जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर समीक्षा हुई। इसमें सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के अलावा अमरनाथ यात्रा से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद भी अमरनाथ यात्रा को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। बुधवार को उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और यात्रा के सफल समापन को अपनी प्रतिबद्धता करार दिया। फिलहाल तो ठीक है। फिलहाल हमारी कोशिश रहनी चाहिए और उस कोशिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए कि अमरनाथ यात्रा जो है वो बिना किसी इंसिडेंट के वो मुकम्मल हो। हमारे तमाम यात्री जो हैं वो आएँ, सही सलामत वहाँ पे जाएं, अपनी हाजिरी दें और अपने घर वापस जाएं। उसमें किसी तरह की कोई कटौती या किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस साल की अमरनाथ यात्रा अब तक की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पहलगाम और बालटाल पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती के साथ साथ अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों का भी पहरा रहेगा। दोनों रूट हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4000 सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। सभी वाहनों और तीर्थ यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक से टैग किया जाएगा, जिससे उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी अमरनाथ यात्रा सुलभ हो, इसके लिए अमरनाथ यात्रा रूट को तैयार किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पहलगाम और बालटाल पर ट्रैक को साफ करने के साथ ही सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्था को मुकम्मल किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक देश भर से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उम्मीद है कि इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। आइए नजर डालते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई आज की खबरों पर। और 8 जून की तारीख अब नोट कर लीजिए। दरअसल ये वो दिन होगा जब हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे ऊंची छलांग लगाएगा। लखनऊ के लाल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। देखिए, ये पल हर हिंदुस्तानी को फख्र के साथ भर देगा। इस खास मिशन के लिए शुभकामना देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सबसे ऊंची उड़ान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस 9 दिन बाकी हैं जब हिंदुस्तान का लाल अंतरिक्ष के सबसे बड़े सफर पर निकलेगा। वो अंतरिक्ष में बनाए गए उस स्टेशन यानी इंसानी ठिकाने पर पहुंचेगा जहां अब तक कोई भी हिंदुस्तानी नहीं पहुंच पाया है। इसी के साथ भारत के नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो जाएगी। एक्सियोम मिशन 4 के तहत शुभांशु शुक्ला ISS के सफर पर जाएंगे। ये मिशन 8 जून को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। शुभांशु शुक्ला के साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। शुभांशु 14 दिन तक ISS पर रहेंगे। मिशन के तहत अंतरिक्ष में 60 से ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे। शुभांशु शुक्ला की ये अंतरिक्ष यात्रा नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास के तहत हो रही है। इससे भारत के गगनयान मिशन की तैयारी और ग्लोबल कॉपरेशन को बढ़ावा मिलेगा। देश को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे शुभांशु शुक्ला पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। लेकिन लखनऊ की बात कुछ अलग है। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के घर खुशियां 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। शुभांशु के पिता अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व से फूले नहीं समा रहे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व भी हो रहा है हम लोगों को, जो है परिवार को, सबको। हमारा बच्चा जो है इतनी ऊंचाई पर जा रहा, इसका हमें बड़ी खुशी है। मां आशा शुक्ला का कहना है कि उन्हें हमेशा लगता था कि उनका बेटा एक न एक दिन अंतरिक्ष के सफर पर जरूर जाएगा। मां आशा शुक्ला की आंखों में गर्व के साथ साथ ममता के आंसू भी हैं। अनमोल पल तो है ही, जिसका बच्चा ऐसा नगीना निकले तो उसके लिए तो अनमोल पल होगा ही होगा। हाँ, हमारा बच्चा निकला है, नगीना बन के निकला है। दुनिया पूरा उसको देख रही, याद कर रही पूरी दुनिया। पूरे भारत में हर जगह उसका नाम रोशन हो रहा है। गली मोहल्ले में, घर परिवार में सब इतना खुश हैं, बहुत ज़्यादा गौरव महसूस कर रहे हैं। तो अपने को तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 40 साल बाद भारत से कोई सिलेक्शन हुआ है जो बाहर जा रहा है इस काम के लिए, तो ये अपने आप में ही एक है। अगर हम केवल इंडिया को ही लेते हैं तो इतनी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें से एक आदमी सेलेक्ट होता है। एंड उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। 10 अक्टूबर 1985 को जन्मे शुभांशु शुक्ला का चयन 16 साल की उम्र में ही एनडीए में हो गया था। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं और इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। शुभांशु के पास 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। वो सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ा चुके हैं। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभांशु को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। एक्स पर सीएम योगी ने लिखा, प्रभु श्री राम की धरती से अंतरिक्ष की ओर। उत्तर प्रदेश के लाल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के लिए शुभकामनाएं। ये संदेश न सिर्फ शुभांशु के लिए बल्कि हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं
बल्कि लाखों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। लखनऊ की गलियों से निकलकर नासा के मिशन तक पहुंचने की उनकी कहानी बताती है कि अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात गजराज की, जिन्हें गर्मी की चुभन से बचाने के लिए जयपुर के हाथी गांव में विशेष इंतजाम किए गए हैं। पानी की विशेष व्यवस्था से लेकर खाने पीने के खास प्रबंध किए गए हैं। हाथियों को तरबूज, खरबूजा जैसे मौसमी फल खिलाए जा रहे हैं ताकि उनका शरीर हाइड्रेट रहे। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी से ये हाथी भी अछूते नहीं हैं। इन बेजुबानों को गर्मी लगती है, लिहाजा गर्मी से बचने के लिए आजकल इनका घंटों समय तालाब में गुजर रहा है। जयपुर का ये हाथी गांव है, जहां बड़ी संख्या में हाथी मौजूद हैं। यहीं से हाथी आमेर किले में पर्यटकों को घुमाने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन इस गर्मी में सैलानी भी आमेर किले नहीं आ रहे हैं, तो इनके पास भी वक्त भरपूर है। लिहाजा भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए ये अपना ज्यादातर वक्त तालाब में पानी से खेलते कूदते गुजारते हैं। पानी में रहना, पानी से नहाना हाथियों को खूब पसंद भी है और फिलहाल गर्मी के इस मौसम में पानी में वक्त गुजारना इनकी मजबूरी भी है। देखिए, गर्मी को देखते हुए हर साल इसी तरीके से हाथियों की जो देखभाल होती है वो यही रहती है कि जो रोज़ आमिर किले हाथी जाते हैं, आधे हाथी एक दिन जाते हैं और आधे हाथी एक दिन की छुट्टी रहती है। जिस दिन की वो छुट्टी रहती है उस दिन उनका रेस्ट रहता है। रेस्ट वाले दिन वो सारे हाथी नदी तालाब, जो आपके पीछे देख ही रहे हैं आप, इधर हाथी अपना तालाब के अंदर सुबह दोपहर शाम जब भी इनको थोड़ी थोड़ी देर मावत खाना खिलाने के बाद लेकर आता है तालाब के अंदर। तालाब में ये नहाते हैं, पानी से इनको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और ये नहाते, सुबह भी नहाते हैं, फिर दोपहर में भी नहाते हैं और शाम को भी नहाते हैं तालाब के। जयपुर और आमेर में करीब 125 हाथी पाले जाते हैं। हर एक हाथी को दिन में 3 बार में करीब 200 लीटर पानी पिलाया जाता है। इसके अलावा उन्हें नहलाने के लिए भी पानी की व्यवस्था की जाती है। हाथी गांव में हाथियों के खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था है, क्योंकि पानी के अलावा हाथियों के शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए उचित आहार बेहद जरूरी है। इन दिनों हाथियों को तरबूज, खरबूज, गन्ने जैसे मौसमी फल खूब खिलाए जा रहे हैं, जिससे उनके शरीर का तापमान सामान्य रह सके। गर्मियों में विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं कि गर्मी में इनको किस तरीके का खाना दिया जाए। तो जो मौसमी फल होते हैं, जिस तरीके से अभी जो तरबूज है और खरबूज है, ये सारी चीज़ें हैं, केला है, इन सबको वो चीज़ें, गन्ने हैं, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। गन्ना तो प्रॉपर हाथियों को दिया जाता है। रोज़ इनकी जो डाइट होती है उसके अंदर गन्ना इनके मुख्य रूप का खाना होता है। और उसके साथ साथ गर्मियों में जो फल हैं और ठंडी चीज़ें हैं, रंचका है, वो सारी चीज़ें इनको दी जाती हैं। एक हाथी की 250 से 300 किलो तक खाना है इसका एक दिन का, जिसमें चावल है, ज्वार है, गन्ना है, वाटरमेलन है, ये चीज़ें इसके लिए रोज़ दी जाती हैं। हाथी गांव में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर बाड़ों में कूलर का भी इंतजाम किया जाता है, जिसकी ठंडी हवा उन्हें कूल एहसास कराती है। लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में असली आनंद तो हाथियों को पानी में रहने में ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले कुछ सालों से हिल स्टेशन घूमने का चलन काफ़ी बढ़ गया है। इन दिनों ये सिलसिला केवल उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के हिल स्टेशन पर्यटकों से काफ़ी फुल हैं। आलम यह है कि अब तो माउंट एवरेस्ट पर भी भीड़ लग रही है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए पहले से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही बढ़ने लगा है वहां पर कचरा भी। नेपाल की सेना ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट से 11 टन कचरा हटाया है। सफाई दल ने 55 दिनों में माउंट एवरेस्ट और आसपास की चोटियों से ये कचरा हटाने का काम किया।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है। यहाँ पर जाने के लिए बाकायदा आपकी पहले एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जाने के लिए इजाज़त मिलती है। लेकिन इन दिनों चिंता वाली बात यह है कि जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने साथ गंदगी भी बढ़ाते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी ने नागपुर के धापेवाड़ा में अपने भक्ति फॉर्म में मल्चिंग पेपर तकनीक का उपयोग करके 800 ग्राम से 1 किलोग्राम वजन वाले ऑर्गेनिक प्याज का सफल उत्पादन किया है। ये तकनीक न केवल उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि ये किसानों के लिए लाभकारी खेती का एक नया रास्ता भी खोलती है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ये वीडियो 2 मिनट 40 सेकंड का है और इस वीडियो में उन्होंने अपने फार्म को दिखाया गया है। इसके साथ ही वीडियो में 800 ग्राम से 1 किलो तक के प्याज भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि 2.5 किलो बीज को 1 एकड़ खेत में लगाया। पहले 45 दिन तक नर्सरी तैयार की गई, इसके बाद पौधों की वेल बेड्स पर ट्रांसप्लांटिंग की गई और डबल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल इस बीच किया गया। साथ ही बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी डाला गया, जिससे पौधे स्वस्थ और मजबूत हों। इटावा का लॉयन सफारी पार्क एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत पार्क में एंट्री की इजाजत दी गई है। दरअसल मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन के साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से इटावा का ये सफारी पार्क बर्ड फ्लू की वजह से बंद था। करीब 15 दिन तक बंद रहने के बाद इटावा का मशहूर लायन सफारी पार्क पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। गुरुवार सुबह सफारी पार्क खुलने के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में सैलानी शेर, तेंदुआ, भालू जैसे वन्य जीवों का दीदार करने के लिए पहुंचने लगे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए लोगों को पार्क में एंट्री दी जा रही है। सफारी पार्क के कर्मचारी खुद भी मास्क लगाए हुए हैं और पर्यटकों को भी मास्क में ही जाने की अनुमति दी जा रही है। पार्क में एंट्री के साथ ही पहले गाड़ियों का टायर बात किया जा रहा है, ताकि संक्रमण को किसी भी रूप में भीतर न आने दिया जाए। टिकट खिड़की पर पर्यटकों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उन्हें सैनिटाइज करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। हैंड वॉश आया, पहले फर्स्ट में तो हैंड वॉश किया, उसके बाद मास्क लिया और पैरों को सैनिटाइज करवाया। तो यही वगैरह, ऐसा कुछ पता नहीं था कि कोरोना के रहते हुए ये सब करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, ये तो हो रहा है अपनी सेफ्टी के लिए। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सफारी पार्क प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कर्मचारियों को नियमों की कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पर्यटकों से अपील की गई है कि वे मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और सफारी का आनंद सुरक्षित ढंग से लें, और यही पार्क में उनके प्रवेश की शर्तें हैं। शर्तें लगाई गई हैं कि कोई भी लोग जो जाएंगे सफारी के अंदर पर्यटक के साथ खाने पीने का सामान नहीं ले जाएंगे। दूसरा है कि जो भी गाड़ियां आएंगी पर्यटकों की और बसों को, एक टायर बाथ हमारा जो पोर्सिलीन का होता है उसके अंदर से होके गुजरना पड़ेगा। और तीसरा थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, जिससे कि कोई भी जिसको अगर बीमार है या कुछ है तो उसके टेम्परेचर के आधार पे उसको अंदर सफारी के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इटावा का ये लायन सफारी पार्क 14 मई से ही बंद पड़ा था। पहले तो बर्ड फ्लू के संक्रमण की वजह से इसे बंद किया गया। इस दौरान पूरे पार्क और बाड़े को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। पार्क में मौजूद सभी बेजुबानों की दिन रात मॉनिटरिंग की गई। पूरे पार्क का गश्त किया गया। सभी पक्षी और वन्य जीव सुरक्षित पाए गए, जिसके बाद पार्क को खोलने का निर्णय लिया गया। अब जबकि पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, ताकि कोविड संक्रमण की कोई गुंजाइश न रहे। इटावा से अमित तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए मौसम की तरफ से गुड न्यूज है। दिल्ली एनसीआर के लोगों का वीकेंड अब कूल रहने वाला है। मौसम विभाग ने आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है, यानी कि मई की विदाई और जून का आगाज सुहाने अंदाज में होगा।
दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मौसम के मोर्चे पर राहत वाली खबर है। मई महीने में दिल्ली एनसीआर के लोगों का सामना आए दिन आंधी तूफान और बारिश से हुआ। वहीं इस महीने का अंत भी बारिश और आंधी के साथ होने वाला है। मतलब ये कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए वीकेंड कूल रहने वाला है। दिल्ली में 29 मई की तरह ही आज और कल यानी 30 और 31 मई को तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर आज के लिए येलो अलर्ट और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक बारिश होने से 30 और 31 मई को दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। देखिए, अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास भी केंद्रित है लोअर लेवल्स पर, जिसकी वजह से एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग दिल्ली एनसीआर रीजन में भी। तो उसके लिए आज के लिए जो है वो लाइट रेनफॉल साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, 40 से 50 किलोमीटर तक की विंड स्पीड हो सकती है। और कल जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर रीजन में। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। हवा गति कल थोड़ी सी और तेज भी होने की संभावना है, 50 से 60 किलोमीटर से लेकर गस्तें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। ज्यादातर अनुमान यही है कि बादल छाए रहने की संभावना है और तापमान जो अधिकतम तापमान है वो भी 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पूरे सप्ताह के दौरान रहने की संभावना है। आज दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक गाजियाबाद और नोएडा में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल मई का महीना दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरा रहा। अब इसकी विदाई भी इसी अंदाज में होने वाली है। आईएमडी के मुताबिक जून के महीने में दिल्ली एनसीआर समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से कम ही रहेगा। हीट वेव चलने की भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। प्रचंड गर्मी का भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जून का महीना मॉनसून को लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कई बातें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि अगर जीवन में संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। तो ये था आज का विचार। तो इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरों के डोज के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।